अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 22वीं किस्त सराय की चुड़ैल का पहला हिस्सा। पहाड़ों में नहर दाएं तरफ को घूम गई। यहाँ से नाग ने कादम्बरी को साथ लिया और बाएं जानिब चीड़ के दरख्तों के साथ साथ घाटी में से निकलकर एक ढलान पर आ गया। ये एक मामूली सी ढलान थी जो नीचे जाकर एक मैदान की शक्ल इख्तियार कर गई थी। इस ढलान पर से होकर दोनों मैदान में आ गए। यहाँ काई के पौधे और खारदार झाड़ियाँ जगह जगह उगी हुई थी। पत्थरों पर जंगली बेलें लिपटी हुई थी जिनमें कासनी और जर्द रंग के छोटे छोटे फूल खिले हुए थे। कादम्बरी थक गई थी मगर नाग वहां रुकना नहीं चाहता था। उसे खूब मालूम था कि कादम्बरी के फरार की खबर सबको हो गई होगी और राजा के सिपाही उसकी तलाश में निकल चुके होंगे। राजा के शहर से यही एक रास्ता मुल्क सिक्किम की तरफ जाता था। जाहिर है कि इस रास्ते पर सिपाही भी पीछे चले आ रहे होंगे। नाग ने कादम्बरी से कहा कि वो जरा हिम्मत और बहादुरी से काम ले, वगरना फिर किसी मुसीबत में वो गिरफ्तार हो जाएगी। कादम्बरी ने हौसले से काम लिया और सफर जारी रखा। वो मैदान में से निकल गए। अब एक दफा फिर छोटे छोटे पहाड़ी टीलों का सिलसिला शुरू हो गया जो दरियाए आमू तक चला गया था। ये वही दरिया था जिसके पुल पर से गुजरकर अंबर, कैलाश और मारिया मुल्क सिक्किम पहुंचे थे। सारा दिन कादम्बरी और नाग टीलों के दरमियान में सफर करते रहे। शाम को कादम्बरी को थकावट के मारे बुरा हाल हो गया। वो एक जगह बैठ गई। नाग भाई, अब मुझसे चला नहीं जाता। नाग ने सोचा कि बेचारी कादम्बरी वाकई बहुत थक गई है, इसलिए आप किसी महफूज जगह पर आराम करना चाहिए और रात काटने के बाद सुबह मुंह अंधेरे फिर से सफर जारी करना चाहिए। एक मकाम पर टीले के ऊपर से बहुत बड़ी सिल बाहर को निकली हुई थी और उसने वहां छप्पर सा डाल रखा था। नाग ने सोचा कि इस छप्पर के ऊपर रात बसर करनी चाहिए ताकि अगर नीचे से दुश्मन गुजरे तो उसको खबर हो जाए। वो कादम्बरी को लेकर ऊपर पहाड़ी छप्पर पर आ गया। यहाँ सर्दी थी। नाग ने मंदिर से लिए हुए गर्म लिबादे को कादम्बरी के ऊपर डाल दिया और खुद गर्म पोस्तीन लपेटकर पत्थरों से टेक लगाकर बैठ गया। यहाँ नाग ने कादम्बरी से अंबर के बारे में पूछा। कादम्बरी ने उसे अंबर से मुलाकात से लेकर उससे जुदा होने तक की सारी कहानी सुना डाली और अंबर की बेहद तारीफ की कि वो कितना अच्छा भाई है, कि उसने हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखा। फिर उसने मारिया के बारे में भी बताया कि किस तरह मारिया ने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया है। नाग को अपना गहरा और अजीज तरीन दोस्त अंबर बहुत याद आने लगा और फिर उसने ऊँघना शुरू कर दिया। कादम्बरी बहन, अब तुम भी सो जाओ, सुबह फिर सफर शुरू करना है। शब बखैर भाई नाग। शब बखैर मेरी बहन। कादम्बरी दिन भर की थकी हारी वो लेटते ही सो गई। नाग पहले तो बार बार ऊँघ रहा था मगर जब वो पत्थरों पर पोस्तीन ओढ़ कर लेटा तो उसकी नींद ही गायब हो गई। कादम्बरी सो रही थी और हल्के हल्के खराटे ले रही थी। कादम्बरी को जगाकर उससे बातें करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। नाग लेटे लेटे खुले आसमान पर तारों को देखने लगा। ये नाग की और कादम्बरी की खुशकिस्मती थी कि नाग को नींद नहीं आई थी, नहीं तो कादम्बरी की खैर नहीं थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, फिर भी तारों की हल्की हल्की रोशनी में पहाड़ों की चोटियां और नीचे पथरीले रास्ते धीमे धीमे दिखाई दे रहे थे। नाग ने सोने की बहुत कोशिश की मगर उसे नींद ना आई। उसने कई दफा आंखें बंद की मगर नींद तो जैसे उससे कोसों दूर भाग चुकी थी। वो नीचे पथरीले रास्ते को देखता रहा। फिर उसे यूं लगा जैसे उसकी आंखें बोझल हो रही हैं। वो बड़ा खुश हुआ कि आखिर नींद आ गई। उसने आंखें बंद कर ली और चित लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। उसे नींद आने ही वाली थी कि दूर किसी घोड़े के हुनहुनाने की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। नाग एकदम चौकन्ना हो गया। उसने सांस रोककर वही आवाज दोबारा सुनने की कोशिश की। आवाज फिर सुनाई न दी मगर वो 100% घोड़े की आवाज थी। शायद कोई मुसाफिर मंजिल पर जल्दी पहुंचने के लिए रात को सफर कर रहा था, या शायद राजा के सिपाही उन दोनों का पीछा करते वहां पहुंच गए थे। दोनों बातों का इम्कान था। बहरहाल नाग होशियार हो गया और ऊपर से झुक कर नीचे सड़क पर अंधेरे में घूरने लगा। अचानक घोड़े की टापों की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। नाग के कान खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद उसने अंधेरे में 3 आदमियों को बढ़ते देखा। वो घोड़ों पर सवार थे और बातें करते चले आ रहे थे। करीब आने पर नाग ने देखा कि वो राजा के सिपाही थे। नाग की निगाह अपनी कादम्बरी पर चली गई। वो गहरी नींद सो रही थी। अगर नाग भी गहरी नींद सो रहा होता तो खुदा जाने कादम्बरी पर क्या गुजर जाती। नाग जिस जगह बुलंदी पर आगे बढ़े हुए पत्थर के छप्पर पर लेटा था, सिपाही ऐन उसके नीचे आकर घोड़ों से उतर गए। उन्होंने घोड़े एक जगह बांधे, जमीन पर लकड़ियां और खुश्क झाड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और उसके इर्द गिर्द बैठकर सर्द रात में आग तापने और बातें करने लगे। वो कादम्बरी के फरार और राजा के इनाम के बारे में बातें कर रहे थे।
उनकी गुफ्तगू से मालूम हुआ कि राजा ने कादम्बरी की जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी के लिए 1 लाख सोने के अशरफियों के इनाम का ऐलान कर रखा है। ये बहुत बड़ा इनाम था और उसके लालच में सिपाही बड़ी आसानी से कादम्बरी का खून कर सकते थे। नाग चौकस हो गया और बड़े गौर से लेटा लेटा उनकी बातें सुनने लगा। 2 सिपाही आग तापते हुए बातें कर रहे थे और एक सिपाही टीन के डब्बे में कोई गर्म शय पीते हुए इधर उधर देख रहा था। सिपाही की नजरें ऊपर पत्थर की बाहर निकली सिल पर उठी, जहां नाग और कादम्बरी लेटे हुए थे। सिपाही बड़े गौर से बाहर निकली सिल को देखता रहा, फिर उठते हुए बोला, ये पत्थर की सिल क्यों बाहर निकली हुई है? दूसरे सिपाही ने हंसकर कहा, तुम्हें क्या फिक्र पड़ गई, बाहर निकली है तो निकली रहने दो। सिपाही कहने लगा, तुम यहाँ आग तापो, मैं जरा ऊपर चलकर मालूम करता हूँ कि ये जगह बाहर क्यों निकली हुई है। तीसरे सिपाही ने कहा, अगर वहां कोई जिन भूत मिल गया तो मदद के लिए हमें आवाज जरूर दे देना, समझे? समझ गया, फिक्र न करो, यहाँ मुझसे बड़ा जिन भूत और कोई नहीं। मैं हर छोटे बड़े जिन को पलक झपकते में तय तय कर सकता हूँ। पत्थर के सिल के ऊपर लेटे हुए नाग को बड़ी परेशानी हुई। कमबख्त सिपाही को न जाने क्या सूझी थी कि ऊपर पत्थर की सिल का राज मालूम करने चला रहा था। भला उसको क्या पड़ी थी, ख्वामखा ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा भला अपने दूसरे साथियों के पास बैठा आग ताप रहा था। नाग सिपाही को ऊपर आते देखकर उठकर बैठ गया। कादम्बरी की जान खतरे में थी। अगर उस सिपाही ने कादम्बरी को सोते हुए देख लिया तो वो जरूर अपने साथियों को ऊपर बुलाएगा और कादम्बरी को पकड़कर ले जाएगा। नाग के लिए उन तीनों सिपाहियों का एक ही वक्त में मुकाबला करना बड़ा मुश्किल था। नाग ने उठकर जल्दी से सोई कादम्बरी के ऊपर अपनी पोस्तीन डालकर ऊपर घास बखेर दी और खुद टीले की ओट में हो गया। वहां इतना वक्त नहीं था कि वो कादम्बरी को जगाकर वहां से भगा ले जाता। सिपाही सर पर पहुंच चुका था। नाग को यूं महसूस हुआ जैसे सिपाही की मौत उसे अपने साथियों से जुदा करके ऊपर ला रही है, वरना वो नामुमकिन था कि वो तीनों एक साथ ऊपर ना आते। नाग के लिए उसके सिवा और कोई चारा ना था कि वो सिपाही का रास्ते में खात्मा कर दे। 6-7 माह की बेहोशी के बाद नाग के जहर में इतनी तेजी आ गई थी कि अगर काट कर बेहोश भी करना चाहता तो दुश्मन का हलाक हो जाना यकीनी था। उसके जहर की थोड़ी से थोड़ी मिकदार भी किसी इंसान को मारने के लिए काफी थी। सिपाही इधर उधर देखता ऊपर चढ़ता आ रहा था। जाहिर है उस ऊपर आकर उसने देखना था कि कोई शख्स पत्थर की सिल पर लेटा हुआ है। वो उसे गौर से देखकर जरूर पहचान लेता और फिर अपने साथियों को आवाज देता। ऐसी सूरत में वहां उलझन पैदा हो सकती थी और नाग के हमले के दौरान कोई न कोई सिपाही बड़ी आसानी से कादम्बरी को हलाक कर सकता था। इस ख्याल से नाग ने अपनी जौन बदलने का फैसला कर लिया। उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया, जोर से फुनकार मारी और दूसरे लम्हे वहां नाग की जगह एक काला सांप कुंडली मारे बैठा था। सांप टीले की ओट में से बाहर निकल आया और टीले की दीवार के साथ साथ रेंगने लगा। इस दौरान में सिपाही ऊपर आ चुका था और उसने कादम्बरी को लेटे हुए देख लिया था। वो एक शख्स को सोए हुए देखकर जल्दी से आगे बढ़ा। उसने झुककर कादम्बरी के चेहरे पर से गर्म कंबल परे हटा दिया। कादम्बरी को देखकर खुशी से निहाल हो गया। जिस चीज की तलाश में वो पहाड़ों में मारे मारे फिर रहे थे वो सामने लेटी हुई थी। उसने बाकी साथियों को आवाज देकर ऊपर बुलाना चाहा। वो खुशी खुशी नीचे झुककर आवाज देने ही वाला था कि इतने अरसे में नाग वहां पहुंच गया। सिपाही ने काले सांप को फन फैलाया अपने सामने खड़े देखा तो उसका दम खुश्क हो गया। सांप उसकी आंखों में आंखें डाले घूर रहा था। सिपाही पर सांप की आंखों के जादू का इस कदर गहरा असर हुआ कि वो अपनी जगह से ना हिल सका। अब जो कुछ होना था एक पल के अंदर अंदर होना था, क्योंकि सिपाही चीख मारने ही वाला था। सांप ने फौरन लपक कर सिपाही की गर्दन पर डस लिया। उसके साथ ही सिपाही ने सांप को गर्दन से पकड़ लिया। नाग का दम घुटने लगा। आज तक कभी किसी ने इतनी दिलेरी नहीं की थी। उसने जितने आदमियों को डसा था उसमें से किसी ने भी उसकी गर्दन पर हाथ नहीं डाला था, मगर यह सिपाही कोई बड़ा बहादुर सिपाही था। उसने नाग की गर्दन मरोड़नी शुरू कर दी। नाग का सांस रुक गया। उसकी आंखों के आगे तारे से नाचने लगे। लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती और सिपाही की बदकिस्मती थी कि जहर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। वो उसके खून में शामिल होकर सिपाही के जिस्म को सुन कर चुका था। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। हाथों की ताकत जाती रही और वो धड़ाम से पत्थरों पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही कादम्बरी की आंख खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसने देखा कि एक सिपाही उसके करीब ही जमीन पर गिरा पड़ा है और सामने एक काला सांप फन फैलाए खड़ा है। कादम्बरी ने देखा कि नाग का बिस्तर खाली था। वो समझ गई कि ये नाग ही है जिसने किसी दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है। सांप वहां से खिसक गया। टीले के पास जाकर उसने अपनी जौन बदली, फिर से इंसान का रूप इख्तियार किया और सरगोशी में कादम्बरी को सब कुछ बता दिया। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि सिपाही के दूसरे साथी भी अपने साथी की तलाश में आवाजें देते ऊपर आ गए। कादम्बरी जल्दी से छुप जाओ। कादम्बरी टीले की ओट में हो गई। नाग भागकर दूसरी तरफ निकल गया। दोनों साथी अपने साथी को पुकारते ऊपर आ गए। उन्होंने जमीन पर अपने साथी को देखा और फौरन उस पर झुककर उसे हिलाने झुलाने लगे, मगर वो तो मर चुका था। उसका जिस्म जहर के असर से फट चुका था और खून जगह जगह से रिस कर जम गया था। उन्होंने परेशान होकर आसपास देखा।
मालूम होता है सांप ने डस लिया है, भागो यहाँ से। दूसरे सिपाही ने डर कर कहा, नहीं नहीं, मुझे यहाँ किसी आदमी के पाँव के निशान नजर आ रहे हैं। दोनों सिपाही कदमों के निशानों का पीछा करते उस तरफ आ गए जहाँ कादम्बरी छुपी हुई थी। उन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। आखिर हमने तुम्हें गिरफ्तार कर ही लिया। अब हम राजा से 1 लाख सोने की अशरफियाँ इनाम में हासिल करेंगे और रज से अपने साथी की मौत का बदला लेंगे। हमारा साथी तुम्हारी वजह से मर गया। उन्होंने देखते ही देखते कादम्बरी को रस्सी में जकड़ लिया और उसे खींचते हुए पहाड़ी पर से नीचे ले गए। इससे पहले सांप पहुंचकर सिपाहियों के घोड़ों को डस चुका था। वो घोड़ा जमीन पर मरा पड़ा था। सिपाहियों ने घोड़ों को मरते हुए देखा तो सिमट कर एक तरफ हो गए। खबरदार, सांप यहाँ भी आ चुका है। घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से फौरन भाग चलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। जिस सिपाही ने कादम्बरी को अपने कांधे पर उठा रखा था उसने आगे बढ़कर एक घोड़े पर उसे डाला और खुद ऊपर चढ़ने ही वाला था कि सांप ने पीछे से आकर उसके पांव पर डस लिया। सिपाही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसका जिस्म जहर की वजह से अकड़ना शुरू हो गया। उसने चीख मारकर अपने साथी को पुकारा। उसका साथी उसके तरफ भागा। जब वो करीब आया तो उसे यूं लगा जैसे किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर तेज सुई चबो दी हो। उसने पलटकर देखा, करीब एक स्याह काला सांप फन उठाए झूम रहा था। सिपाही की गर्दन लकड़ी की तरह सख्त होना शुरू हो गई। उसने न्याम में से तलवार निकालकर उसके 2 टुकड़े करने चाहे, मगर उसके हाथ में अब ताकत न रही थी। तलवार के दस्ते पर पड़ते ही उसका हाथ लड़खड़ा गया और वो पहले सिपाही कैलाश के ऊपर गिर पड़ा। कादम्बरी ने अपने आप को घोड़े के ऊपर गिरा लिया। सांप ने जोर से फुनकार मारी और फिर से इंसानी रूप में आ गया। मरते मरते सिपाही ने जब एक सांप को अपनी आंख के सामने इंसान बनते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर वो सिवाय देखने के कुछ ना कर सकता था। उसकी बोलने और सुनने की ताकत खत्म हो गई थी। अब उसकी नजर भी धुंधलाने लगी थी। फिर उसकी आंखों की रोशनी जाती रही और उसकी गर्दन ढलक गई। वो मर चुका था और अपने दूसरा मुर्दा साथियों के पास पहुंच गया था। घोड़े पर सवार होकर यहाँ से निकल चलो कादम्बरी बहन, हो सकता है कि इन सिपाहियों के साथी इधर को आ रहे हों। कादम्बरी और नाग एक घोड़े पर सवार हो गए और उन्होंने आधी रात के अंधेरे में भी घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कादम्बरी ने जिंदगी में पहली मर्तबा एक इंसान को सांप बनकर दूसरे इंसान को डसते देखा था। वो अपने आप को महफूज ख्याल करने लगी। जैसा कि उसने अंबर और मारिया को बताया था कि सिक्किम के एक बहुत बड़े शहर में कादम्बरी का बड़ा भाई खुश्क खालों और गर्म पोस्तीनों की तिजारत करता था। वो इस ख्याल से नाग के साथ सिक्किम की तरफ जा रही थी कि अपने भाई के पास पहुंच जाएगी। नाग इसलिए चला जा रहा था कि अंबर ने उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अब वो चीन के मुल्क की सैर करना चाहता है, क्योंकि वो मर तो सकता नहीं। इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों की सैर करना चाहता था, क्योंकि कुछ खबर नहीं कि उस पर जादू का असर कब ख़त्म हो जाए और उसको मौत आ जाए। वो बाकी सारी रात पहाड़ों और टीलों में सफ़र करते रहे। सुबह हुई तो उन्हें एक बहुत बड़ा सामने पहाड़ नजर आया, जिसके दामन में दरियाए आमू बह रहा था। ये दरिया काफी चौड़ा था। नाग ने कादम्बरी से कहा, अगर हमने दरिया में घोड़े डाल दिए तो फिर लहरें हमारे घोड़ों को बहाकर ले जाएंगी, क्योंकि पानी का बहाव बड़ा तेज है। कादम्बरी ने कहा, यहाँ के लोग किस जगह से दरिया अबूर करते हैं? यहाँ कहीं ना कहीं तो पुल जरूर बना होगा, हमें तलाश करनी चाहिए। खासी दूर जाकर आगे उन्हें वो रस्सों का पुल मिल गया, जिस पर से गुजरकर अंबर, मारिया और कैलाश दूसरी तरफ पहुंचे थे। नाग ने घोड़े खुद संभाल लिए और कादम्बरी से कहा कि वो बड़े आराम से रस्सों को पकड़कर पीछे पीछे चल आए। पुल उनके बोझ से हिलने लगा था। कादम्बरी खौफजदा थी, फिर भी वो पुल पर से गुजर गए। इधर मारिया, अंबर और कैलाश एक जर्द रंग के सहरा में दाखिल हो गए। ये सहरा हद्दे नजर फैला हुआ था। यहाँ मौसम एकदम तब्दील हो गया था। गर्मी ज्यादा हो गई थी और खुश्क हवाएं चलना शुरू हो गई थी। कैलाश इन रास्तों से थोड़ा बहुत वाकिफ था। उसने अंबर और मारिया को बताया कि ये सहराए गोबी है। यहाँ से मशरिक की जानिब नीचे सफर करते रहने से वो एक दिन चीन के मुल्क में पहुंच जाएंगे। कैलाश ने यह भी बताया कि इस सहरा में अक्सर खाना बदोश कबीले फिरते रहते हैं, जिनका ताल्लुक खूनखार मंगोलों से है। वो मुसाफिरों और कातलों को लूट कर लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं। ये कहते हुए कैलाश खुद ही सहम गया, क्योंकि उसे हर कदम पर अपनी मौत का डर था। वो जानता था कि अंबर और मारिया तो नहीं मरेंगे, लेकिन अगर कोई मुसीबत आ गई तो उसकी जान जरूर खतरे में होगी, ख्वाह बाद में मारिया और अंबर उसे बचा ही क्यों न ले। अंबर ने पूछा, सहरा कितनी दूर तक चला गया है? क्या तुम्हें इसका कुछ अंदाज़ा नहीं? कैलाश ने कहा, मैंने इस सहरा में कभी सफ़र नहीं किया, लेकिन मैंने कुछ मुसाफिरों से सुना है कि ये सहरा 1 रात और 1 दिन के सफ़र तक फैला हुआ है। यानी अगर हम बगैर रुके घोड़े पर 1 रात और 1 दिन सफ़र करते रहें तो इस सहरा को पार कर जाएंगे। मगर यहाँ एक साथ इतना लंबा सफ़र करना मुश्किल है। अंबर ने कहा, हमें रास्ते में पड़ाव भी करना होगा। सवाल यह है कि हमें रास्ते में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ साए में पड़ाव कर सकें। और फिर हमारे खाने पीने का क्या होगा? पानी कहाँ से मिलेगा? हम तो अपने साथ सिवाय जवार की रोटियों के और कुछ भी लेकर नहीं चले। पानी का मशकीज़ा तो आज के दिन ख़त्म हो जाएगा। कैलाश ने कहा, हम जिस रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं ये काफिलों के गुजरने का और सफ़र करने का रास्ता है।
यहाँ से अक्सर काफले गुजरा करते हैं। इस रास्ते पर लोग रेत के अंदर पानी के बड़े बड़े मटके छुपाकर ऊपर पत्थर रख देते हैं। हम थोड़ी सी कोशिश के बाद पानी तलाश कर सकते हैं, बाकी खाने को हमें रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। मारिया बोली, मेरा ख्याल है कि हमें इस सहरा में से जल्द गुजर जाना चाहिए। रास्ते में ज्यादा पड़ाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें घोड़ों के लिए भी पानी और घास पत्तों की जरूरत होगी, जो यहाँ मुश्किल से मिलेंगे। अंबर ने कहा, बहरहाल हमें सफर जारी रखना चाहिए। गर्मी में शिद्दत इख्तियार कर गई तो किसी जगह साया देखकर आराम कर लेंगे। आखिर यहाँ से तिजारती कारवां गुजरते हैं। रास्ते में किसी न किसी कहीं न कहीं सराय वगैरह का जरूर बंदोबस्त किया गया होगा। उन्होंने सहरा में सफर करना शुरू कर दिया। जिस रास्ते पर वो जा रहे थे उनकी दोनों जानिब बबूल की जंगली झाड़ियां जगह जगह उगी हुई थी, जिसे ना इंसान खा सकता था ना घोड़ा खा सकता था। ये झाड़ियां बहुत जहरीली होती हैं। एक जगह उन्होंने थोर के झाड़ देखे। थोर को सुर्ख रंग का फल लगता है, जिसे घोड़े बड़े शौक से खाते हैं। उन्होंने वहां रुककर घोड़ों को सैर होकर थोर का फल खिलाया और फिर वहां से चल पड़े। आधा दिन सफर करते करते गुजर गया। सूरज सर के ऐन ऊपर आ गया और गर्मी ज्यादा पड़ने लगी। कैलाश का गर्मी के मारे बुरा हाल होने लगा। घोड़ों को भी पसीना बहने लगा। मारिया भी गर्मी से तंग आ गई। जर्द रंग का सहरा तपिश से जल बुन रहा था। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ थोड़ी देर आराम करना चाहिए। गर्मी ज्यादा हो गई है। धूप की तपिश कम हो तो फिर आगे बढ़ें। कैलाश ने झटका, भगवान के लिए अभी इसी वक्त इसी जगह रुक जाओ। मेरा तो गर्मी के मारे कचूमर निकला जा रहा है। अंबर ने मारिया से कहा, मारिया तुम्हारा क्या ख्याल है? कैलाश बोला, अंबर भाई, मारिया बहन से क्या पूछ रहे हो? वो तो गायब है, उसको गर्मी कहाँ लग रही है? मारिया ने हंसकर कहा, मैं गायब हो गई हूँ, कोई मर तो नहीं गई कि मुझ पर गर्मी का असर नहीं होगा। मुझे भी धूप तंग कर रही है। मेरा ख्याल है यहाँ ठहर जाएं। अंबर ने दूर एक जगह बबूल की चंद एक ऊंची ऊंची झाड़ियां देखी। वो इन झाड़ियों के साए में जाकर रुक गए। घोड़ों को खुला छोड़ दिया और खुद साए में ठंडी रेत पर लेट गए। मारिया भी रेत पर लेट गई। वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, मगर जब वो रेत पर लेटती तो रेत एक जगह से साफ नीचे को दब गई। चुनाचे अंबर और कैलाश को मालूम हो गया कि मारिया यहाँ लेटी हुई है। धूप जरा ढली और तपिश की शिद्दत कम हुई तो उन्होंने सफर का इरादा किया। मारिया कहने लगी, मेरी राय में रात का अंधेरा फैलने से पहले ये बेहतर होगा कि मैं आगे जाकर किसी सराय वगैरह का सुराग लगाऊं, और अगर रास्ते में कोई खतरा भी हो तो उसके बारे में वापस आकर आप लोगों को खबरदार कर दूं। हम तीनों का सफर साथ साथ करना फजूल है। अंबर ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इस तरह हम एक बहुत बड़ी मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। मैं अभी आगे जाने को तैयार हूँ। ठीक है, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मारिया घोड़े पर सवार हो गई। घोड़े ताज़ा दम थे। मारिया उन्हें सर पर दौड़ा दी, आगे निकल गई। कैलाश और अंबर को मारिया वैसे भी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने सहराई रास्ते पर कुछ दूर तक रेत उड़ते देखी, फिर वो रेत नजर आना बंद हो गई। वो समझ गए कि मारिया आगे निकल चुकी है। वो घोड़ों पर सवार हो गए और घोड़ों को कदम कदम चलाते आगे बढ़ने लगे। कैलाश फिक्रमंद सा होकर कहने लगा, अंबर भाई, हम मुल्क चीन के सफर पर निकल तो पड़े हैं, कहीं वहां पहुंचकर किसी मुसीबत में न फंस जाएं। अंबर ने पूछा, वो कौन सी मुसीबत? कैलाश कहने लगा, मैंने सुना है कि चीन पर जिस शाही खानदान की हुक्मरानी है उसका एक बड़ा ही जालिम बादशाह फोमांचू इस वक्त हुकूमत कर रहा है। फोमांचू बड़ा संगदिल बादशाह है। वो किसी का लिहाज नहीं करता। उसके सिपाही मुसाफिरों को लूट लेते हैं और वो मुलजिमों को अपने हाथों से कत्ल कर देता है। अंबर ने कहा, यार कैलाश, तुम जरा सी बात का बतंगड़ बना देते हो। बादशाह कोई रहमदिल होता है, बाकी अक्सर बादशाह इसी किस्म के होते हैं। कोई फिक्र की बात नहीं। हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो कोई फिक्र की बात नहीं, इसलिए कि तुम्हें तो कोई मार नहीं सकता, मगर मुझ बेगुनाह की गर्दन ना उड़वा देना। यार तुम घबराते क्यों हो? पहले कहीं तुम्हारी गर्दन कहीं उड़ने दी है जो अब तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म होगा? भाई अगर तुम ज्यादा घबराते हो तो बेशक वापस सिक्किम चले जाओ, अभी वक्त है। अरे भाई, क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो? मैं जरूर तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो फिर मेरे साथ चलोगे तो खामोशी से सफर करो, और खबरदार किसी बात पर घबरा कर अपने साथ हमें भी परेशान न करो। कैलाश खामोश हो गया। दूसरी तरफ मारिया घोड़े पर सवार सहराई रास्ते पर बहुत आगे निकल गई। यहाँ खुश्क और बंजर किस्म के छोटे छोटे टीलों का सिलसिला शुरू हो गया था और रेत कम होने लगी थी। जमीन रेतली नहीं बल्कि पथरीली हो गई थी। मारिया ने एक जगह कुछ पत्थरों को एक जगह जुड़े हुए देखा। वो समझ गई कि यहाँ पानी के मटके छुपे हुए हैं। उसे खुशी हुई कि इस जगह वो अपने मशकीज़े पानी से भर सकते हैं। यहाँ से आगे चलकर उसे बाएं जाने बबूल की ऊंची झाड़ियों में एक झोंपड़ा दिखाई दिया। मारिया घोड़ा दौड़ाती उस झोंपड़े के पास पहुंचकर रुक गई। उसके रुकते ही झोंपड़े का दरवाजा खुला और एक छोटी आंखों वाले आदमी ने बाहर आकर चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। फिर एक और आदमी अंदर से बाहर निकल आया। अभी अभी मुझे घोड़े के टापों की आवाज़ आई है। आवाज़ तो मैंने भी सुनी है, फिर घुड़सवार कहाँ गायब हो गया? कहीं हमारा वहम ही ना हो, मगर आवाज़ हम दोनों ने सुनी है। दूर से घोड़े की आवाज़ झोंपड़े के बाहर आकर रुक गई थी, लेकिन घोड़ा और सवार कहाँ चले गए? यहाँ चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा छाया हुआ है, न कोई आदम है न आदमजाद। पहला आदमी सर झटक कर झोंपड़ी के अंदर चला गया, दूसरा आदमी भी उसके पीछे अंदर चला गया।
मारिया एक तरफ घोड़े पर सवार खामोश खड़ी उनकी बातें सुनती रही। उन लोगों के चेहरे बड़े खौफनाक थे। साफ मालूम होता था कि वो सौदागर नहीं बल्कि उनका ताल्लुक डाकुओं से है जो रास्ते में काफिलों को लूटा करते हैं। मारिया घोड़े से उतरने लगी तो उसे ख्याल आया कि अगर वो नीचे उतर गई तो घोड़ा जाहिर हो जाएगा और अंदर बैठे हुए डाकू उसे पकड़ लेंगे। वो घोड़े पर सवार घोड़े को कदम कदम बड़े आराम से चलाती झोंपड़ी के पीछे वाली खिड़की पर आकर रुक गई। जमीन चूंकि पथरीली थी इसलिए घोड़े के चलने से खुरों की आवाज पैदा हुई। दोनों डाकू एक बार फिर बाहर आ गए। घोड़े के टापों की आवाज फिर आई थी। हाँ, मैंने भी सुनी थी, लेकिन घोड़ा कहाँ है यही तो मैं सोच रहा हूँ। यार, यहाँ कोई भूत तो नहीं रहता? मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, कभी कोई भूत नहीं मिला। फिर ये क्या हो रहा है कि घोड़े के चलने की आवाज आती है, आवाज रुक जाती है, हम बाहर निकलते हैं तो घोड़ा भी रुक जाता है। दूसरे डाकू ने कहा, छोड़ो यार इन बातों को, अंदर चलकर माल तकसीम करते हैं, अगर मंगोल आ गए तो हमें भी लूट कर ले जाएंगे। डाकू झोंपड़े के अंदर आ गए। मारिया समझ गई कि ये लोग डाकू हैं और अभी अभी कहीं डाका डाल कर आए हैं और अब लूटा हुआ माल आपस में बराबर तकसीम कर रहे हैं। वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसने आहिस्ता से धक्का दिया, खिड़की थोड़ी सी खुल गई। वो क्या देखती है कि झोंपड़ी के अंदर फर्श पर बड़े कीमती कपड़ों का थान और हीरे जवाहरात पड़े हैं। करीब ही एक बड़ी ही प्यारी चीनी गुड़िया सी लड़की बैठी है। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हैं, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और सर झुका हुआ है। मारिया को इस नतीजे पर पहुंचने देर न लगी कि ये डाकू इस लड़की को कहीं से जबरदस्ती उठाकर ले आए हैं। वो खिड़की के साथ लगकर उनकी बातें सुनने लगी। आधे रेशमी कपड़े और आधे जवाहरात तुम ले लो, आधे मुझे दे दो। अरे फिर वही बात, सवाल यह है कि इस लड़की को अपने साथ कौन ले जाएगा? ये तुम मुझे दे दो। वो किस हिसाब से भाई? आधे कपड़े और आधे जवाहरात भी तुम ले ले, फिर ये लड़की किस तरह ले रहे हो? चलो फिर इसको भी आधा आधा कर लेते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अहमक कहीं के? जुबान को लगाम दो, नहीं तो अभी गर्दन उड़ा दूंगा। अच्छा, ऐसा करो कि अपने आधे हिस्से में से तुम 100 हीरे और रेशमी कपड़े के 2 थान मुझे दे दो और बेशक लड़की तुम्हारी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं तुम्हें मुफ्त में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं दे सकता। मंडी में इसकी कीमत कुछ नहीं तो 10,000 सोने की अशरफियों से कम नहीं पड़ेगी। आखिर तुम इतनी रकम किस हिसाब से ले जाओगे? डाका हम दोनों ने मिलकर डाला है। मैंने 4 आदमियों और एक औरत को कत्ल किया है, जबकि तुमने सिर्फ 2 आदमियों और एक औरत को कत्ल किया है। लेकिन मैंने एक बच्चे का गला भी घोंटा था। तुमने बच्चे को नहीं मारा, इसलिए मेरा हक तुमसे ज्यादा है। मारिया ये सुनकर गुस्से में आ गई कि इन डाकुओं ने कई मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल किया है। दूसरी तरफ चीनी लड़की चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी और रो रही थी। दोनों डाकू एक दूसरे से झगड़ते झगड़ते उलझ पड़े। एक ने तलवार निकाली तो दूसरे ने भी तलवार खींच ली। दोनों आमने सामने मुकाबले पर खड़े हो गए। चीनी लड़की सर उठाकर उन्हें हैरत से देखने लगी। वो लकड़ी के सतून के साथ लग गई। मारिया भी खिड़की के साथ लगी उन दोनों की लड़ाई का तमाशा देखने लगी। वो भी यही चाहती थी कि दोनों डाकू एक दूसरे से लड़ते लड़ते मारे जाएं तो अच्छा है, कम से कम उसे उन लोगों को कत्ल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन वो दोनों बड़े माहिर तलवारबाज थे, हर एक दूसरे का वार बचा रहा था। लड़ाई तेज हो गई, तलवार टकरा कर चिंगारियां उड़ा रही थी। चीनी लड़की डर कर सिमट गई। लड़ते लड़ते एक डाकू ने तलवार का एक जोरदार हाथ मारा। दूसरा डाकू बदकिस्मती से उसका वार न बचा सका। तलवार उसकी गर्दन पर पड़ी और आधी गर्दन कंधे पर नीचे को लटक गई। खून का फवारा छूटा और डाकू लड़खड़ा गया। पहले डाकू ने दूसरा वार भी कर दिया। दूसरा डाकू जमीन पर गिर पड़ा और तड़प कर ठंडा हो गया। पहले डाकू ने जोरदार वहशियाना कहका लगाया और खून आलूद तलवार नयाम में डालकर चीनी लड़की से कहा, देखो मैं कितना बहादुर हूँ, बस अगर तुमने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें भी इसी तरह हिलाक कर दूंगा। चीनी लड़की कांप उठी। डाकू ने सारे जवाहरात और रेशमी कपड़े एक गठली में बांधे और चीनी लड़की की तरफ देखकर बोला, अब ये सारा माल मेरा है, उठो मेरे साथ चलो, शहर में मैं तुझे जाकर एक और डाकू के हाथ बेच दूंगा। डाकू चीनी लड़की को जबरदस्ती उठाकर झोंपड़े से बाहर ले आया। बाहर उसका घोड़ा बंधा हुआ था। घोड़े के पास आकर वो उसे जबरदस्ती उस पर सवार कराने लगा। चीनी लड़की सिसकियां भर रही थी और घोड़े पर सवार नहीं होना चाहती थी। डाकू उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अब मारिया से यह तमाशा बर्दाश्त न हुआ। वो खिड़की से हटकर उस जगह गई जहां डाकू घोड़े के पास खड़ा था। डाकू को ना मारिया दिखाई दे रही थी ना उसका घोड़ा। मारिया ने आगे बढ़कर घोड़े के ऊपर रखी हुई हीरे जवाहरात की थैली उठाकर अपने घोड़े पर रख ली। डाकू की नजर घोड़े पर पड़ी तो वो चौंका। जवाहरात की थैली गायब थी, सिर्फ कपड़ों की गठली वहां पड़ी थी। उसने चीनी लड़की को तो वहीं छोड़ा और जवाहरात की थैली तलाश करने लगा, लेकिन उसको थैली भला कहाँ मिल सकती थी। वो तो मारिया के घोड़े पर आते ही गायब हो गई थी। डाकू सर पकड़कर बैठ गया कि आखिर जवाहरात कहाँ गायब हो गए। एक पल पहले तो खुद उसने अपने हाथों से थैली घोड़े के ऊपर रखी थी। मारिया ने अब दूसरा काम ये किया कि एक तरफ सहमी खड़ी खड़ी चीनी लड़की की तरफ घोड़ा बढ़ाया। घोड़े की हल्की हल्की टाप सुनकर डाकू के कान खड़े हो गए। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। उसे घोड़ों के टापों की आवाज जरूर सुनाई देगी, लेकिन घोड़ा कहीं नजर न आया। वो बड़ा हैरान हुआ कि माजरा क्या है। जवाहरात की थैली भी गायब हो गई और घोड़े पर सवार करीब से गुजरा, लेकिन दिखाई नहीं दिया। चीनी लड़की एक तरफ सहमी खड़ी थी। मारिया ने सोचा कि इस लड़की को पकड़कर अपने घोड़े पर सवार करा लेना चाहिए।
इस तरह उसके साथ चीनी लड़की भी गायब हो जाएगी और मारिया डाकू को कत्ल करने से बच जाएगी। मारिया ने आगे हाथ बढ़ाकर चीनी लड़की को पकड़ा और उसके कान में सरगोशी की। खामोशी से मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, डरना नहीं, मैं भूत नहीं बल्कि तुम्हारी हमदर्द हूँ और आसमान से तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। चीनी लड़की तो दहशत ज़दा हो गई। किसी ने उसका बाजू थाम रखा था और कान में सरगोशी भी हो रही थी, मगर सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। सरगोशियों की हल्की सी आवाज़ डाकू ने भी सुन ली। वो चीनी लड़की की तरफ बढ़ा। अब चीनी लड़की भी होशियार हो गई। यह उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। मारिया ने उसे सहारा दिया और वो लपक कर मारिया के घोड़े पर सवार हो गई और सवार होते ही एकदम गायब हो गई। डाकू देखते का देखता रह गया। उसने जो कुछ देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जवाहरात की थैली के बाद एक जीती जागती जिंदा लड़की उसकी निगाहों के सामने गायब हो गई। क्या यहाँ भूत रहते हैं? डाकू डर गया, मगर भागने के बजाय वो आगे पीछे बढ़कर मामले की टो तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। मारिया ने चीनी लड़की के कान में कहा, खामोशी से बैठे रहना और जमीन पर उतरने की हरगिज कोशिश मत करना। मारिया ने घोड़े को आगे बढ़ाकर तलवार डाकू की गर्दन पर रख दी और रौबदार आवाज में कहा, ऐ जालिम इंसान, अगर अपनी जान की अमान चाहते हो तो अभी इसी वक्त घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारी लाश के टुकड़े जमीन पर चील और कौवे खाएंगे। अब तो डाकू की सिट्टी गुम हो गई। वो पागलों की तरह देखने लगा। तलवार का लोहा उसकी गर्दन को छू रहा था, मगर वहां कोई ना था। उसे यकीन हो गया कि भूत प्रेत ने उस चीनी लड़की पर कब्जा कर लिया है। उसने थर थर कांपते हुए हाथ बांध कर कहा, जो हुक्म सरकार, ऐसा ही होगा, मैं जा रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। उसके साथ ही कांपते कांपते डाकू घोड़े पर सवार हुआ और उसे भगाता वहां से 9-2-11 हो गया। मारिया घोड़े पर से नीचे उतर पड़ी। उसने चीनी लड़की को भी नीचे उतार लिया। नीचे उतरते ही चीनी लड़की फिर से दिखाई देने लगी। घोड़ा भी जाहिर हो गया, सिर्फ मारिया गायब थी, मगर वो चीनी लड़की के पास खड़ी थी। मारिया ने कहा, है लड़की, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और इन लोगों ने तुम्हें किस जगह से अगवा किया था? चीनी लड़की ने कहा, मेरा नाम थांग है, मेरा बाप शंघाई में ताजिर है। डाकुओं ने मुझे मेरे घर से अगवा किया और अब कहते हैं कि मंडी में ले जाकर फरोख्त करना चाहते हैं। मारिया बोली, फिक्र ना करो, ये बताओ कि शंघाई यहाँ से कितना दूर है? थांग ने कहा, शंघाई यहाँ से 10 रास्तों के सफ़र पर है, लेकिन अगर कहते शहर में मुझे मेरी चचा के पास पहुँचा दें तो अपने घर चली जाऊँगी। मारिया ने कहा, हम भी कहते की तरफ ही जा रहे हैं, हम तुम्हें कहते पहुंचकर तुम्हारे चचा के हवाले कर देंगे। थांग ने पूछा, तुम कौन हो देवी, और तुम्हारे साथ कौन कौन सफर कर रहा है, और तुम मुझे नजर क्यों नहीं आती? मारिया ने कहा, थांग बहन, तुमको मैं सारी बात नहीं बता सकती क्योंकि इसके लिए वक्त चाहिए। बस यूँ समझ लो कि मैं कोई आसमानी रूह नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी तरह की एक लड़की हूँ जिसको जादू के जोर से गायब कर दिया गया है। मेरे पीछे पीछे मेरे 2 भाई भी सफर करते चले आ रहे हैं। मैं उनके लिए आगे आगे ऐसी जगह तलाश करने निकली थी जहां हम लोग रात को आराम कर सकें कि तुमसे मुलाकात हो गई। चीनी लड़की बोली, हम लोग इस झोंपड़े में रात गुजार सकते हैं, मगर वहां तो एक डाकू की लाश पड़ी है। पहले उस लाश को वहां से उठवाने का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। ये सारा काम हो जाएगा, आओ मेरे साथ झोंपड़े के अंदर। मारिया चीनी लड़की थांग को लेकर झोंपड़े के अंदर आ गई। अंदर फर्श पर डाकू की लाश वैसे की वैसी पड़ी थी। जमीन पर उसका खून जम चुका था। मारिया ने चीनी लड़की के साथ मिलकर लाश को उठाया और बाहर ले आई। यहाँ उन्होंने लाश को उठाकर पहाड़ी की एक गहरी और अंधेरी खाई में फेंक दिया। धप की आवाज के साथ डाकू का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोबारा झोंपड़े के अंदर जाकर दोनों ने मिलकर फर्श को कपड़े से साफ किया, लकड़ी के तख्त पर बिछोना बिछाया और मारिया ने कहा, थांग तुम यहाँ आराम करो, मैं पीछे आने वाले भाइयों से मिलकर उन्हें यहाँ ले आऊं। इतना कहकर मारिया घोड़े पर सवार होकर पीछे चल दी। आधे रास्ते में उन्हें अंबर और कैलाश मिल गए। मारिया ने उन्हें डाकुओं और चीनी लड़की की सारी कहानी सुनाई और बताया कि रात बसर करने के लिए एक बड़े झोंपड़े का बंदोबस्त हो गया है, जहाँ चीनी लड़की उनके लिए गरम गरम कहवा बना रही है। अंबर ने कहा, तुमने तो कमाल कर दिया मारिया बहन, डाकू भी भगा दिए और रात बसर करने का इंतजाम भी कर लिया। मारिया ने जवाहरात की थैली दिखाकर कहा, और यह जवाहरात की थैली भी उनसे छीन ली जो चीनी लड़की थांग के माँ बाप की अमानत है। हमें शंघाई पहुंचकर चीनी लड़की के साथ साथ ये जवाहरात भी उसके बाप को वापस करने हैं। अंबर ने कहा, जरूर जरूर, हम थांग के बाप की एक एक अमानत उसे वापस करेंगे। कैलाश बोला, भाई कम से कम जवाहरात तो अपने पास रख लो, बाप को उसकी लड़की मिल जाएगी, उसे और क्या चाहिए। खामोश कैलाश, अंबर ने डांट कर कहा, चोर चोरी से जाता है मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। तुमको जो चोरी की लत पड़ी हुई है तुम उससे अब तक बाज नहीं आए। याद रखो, अब तुम अंबर और मारिया के साथ हो, चोरों के किसी गिरोह के साथ नहीं। हम थांग के बाप की सारी अमानतें वापस लौटा देंगे। कैलाश झट बोला, माफ़ी चाहता हूँ अंबर भाई, वैसे ही मेरे मुंह से ये निकल गया, वरना हकीकत यह है कि मैं खुद ईमानदारी को पसंद करता हूँ और चोरी से मुझे नफरत है। मारिया हंसकर बोली, तो फिर जवाहरात अपने पास रखने के बारे में तुमने क्यों सोचा था? बात आई गई होगी, ये लोग इसी तरह की बातें करते सफ़र करते झोंपड़ी के पास पहुँच गए, जिसके अंदर चीनी लड़की उनके लिए गरम गरम कहवा तैयार कर चुकी थी। यहाँ गर्मी घट गई थी और शाम होते ही सर्दी बढ़ना शुरू हो गई। मारिया ने चीनी लड़की से अंबर और कैलाश का तारुफ कराया। अंबर ने गुड़िया जैसी चीनी लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, थांग बहन, अब तुम अपने बहन भाइयों के दरमियान आ गई हो, इसलिए किसी किस्म का फिक्र न करो।
हम कहते में तुम्हें तुम्हारे चाचा के हवाले करके आगे बढ़ेंगे। चीनी लड़की की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसने कहा, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे भाई और बहन मिल गए। अगर मारिया बहन थोड़ी देर और ना आती तो डाकू मुझे लेकर न जाने कहाँ रफू चक्कर हो चुके होते। अंबर ने कहा, तुम्हारे बाप के घर से लूटे हुए जवाहरात भी हमारे पास तुम्हारी अमानत बनकर रहेंगे। हम उन्हें कहते में तुम्हारे चाचा के सुपुर्द करेंगे। जहाँ से शंघाई जाते हुए तुम अपने साथ ले जा सकोगी। शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। चीनी लड़की थांग अंदर कहवा लेने चली गई। कहवा पीने के बाद वो देर तक झोंपड़े के अंदर शम्मा जलाकर सफर के बारे में बातें करते रहे। थांग ऐसे सुकून के साथ लगी उनकी बातें सुनती रही जो उस गांव को मुंह अंधेरे छोड़कर उसके साथ जा रहे थे। वो बेहद खुश थी और आसमानी देवताओं के हजूर दुआ पढ़ रही थी, जिन्होंने उसे जालिम डाकुओं के फंदे से छुड़ाया और अब वो माँ बाप के पास पहुंच जाएगी। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। सर्दी बढ़ गई। मारिया और थांग ने मिलकर जमीन और तख्त पर घास फूस बिछा दिया। एक तरफ मारिया और चीनी लड़की थांग और दूसरी तरफ कैलाश और अंबर पोस्तीन ऊपर लेकर लेट गए। सतून के साथ ताक में शम्मा जल रही थी। कुछ देर वो बातें करते रहे, फिर उन्हें नींद आ गई और एक एक करके सारे सो गए। दूसरे दिन मुंह अंधेरे उठकर मारिया ने सबको जगा दिया। घोड़ों को दाना दुनका डालकर पानी पिलाया गया। सब ने उठकर कहवे और जवार की रोटी का नाश्ता किया। अभी सूरज तलू नहीं हुआ था। आसमान पर सुबह का सितारा टिमटिमाने लगा और मशरिक की तरफ से हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। वो सब के सब तैयार होकर झोंपड़ी से बाहर निकल आए और घोड़ों पर सवार होकर अपने सफर पर रवाना हो गए। अब उन्हें रहनुमाई की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चीनी लड़कियों ने रास्ता बता रही थी। वो तमाम रास्ते से बाखबर थी। दोपहर तक वो सफर करते रहे। अब सहरा खत्म हो गया था और एक बार फिर पथरीला पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। मौसम में गर्मी की जगह सर्दी आ गई थी। दूर मुल्क चीन की तरफ जाता को हिमालय का सिलसिला और उसकी चोटियों पर जमी हुई बर्फ नजर आने लगी थी। तीसरे पहर उन पहाड़ियों पर जैसे पिघला हुआ सोना फैल गया। हर तरफ बादामी रंग की सुनहरी रोशनी फैल गई। सफर बेहद दिलचस्प हो गया। अंबर और कैलाश आगे आगे और मारिया और थांग पीछे पीछे सफर कर रही थी। दिन ढलने लगा। अब एक बार फिर रात आ गई। उन्हें रात बसर करनी थी। इस रास्ते में कोई भी गांव नहीं आया था। अंबर ने मारिया से कहा वो घोड़ा दौड़ा आकर आगे आगे जाए और कोई ऐसी जगह देखे जहां वो लोग रात भर आराम करके अगले रोज फिर सफर पर रवाना हो सकें। मारिया घोड़ा लेकर आगे निकल गई। उसके घोड़े के टापों की आवाजें कुछ दूर तक आती रहीं, फिर गहरी खामोशी छा गई। अंबर, चीनी लड़की और कैलाश कदम कदम घोड़ा चलाते आगे बढ़ रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे। उन्होंने एक पहाड़ी नाला अबूर किया और फिर दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे कि दाएं जानिब से घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। वो रुक गए और जिधर से घोड़ों की आवाज आ रही थी उधर देखने लगे। शाम के धुंधलके में उन्हें कुछ घुड़सवार तलवारें लहराते आगे बढ़ते नजर आए। उनकी तलवारें सुनहरी धूप में चमक रही थी। कैलाश ने सहम कर कहा, मेरा ख्याल है हम फंस गए। अंबर ने पूछा, क्या मतलब? कैलाश ने कहा, शायद ये मंगोल कजाक हैं। अभी वो बातें कर रहे थे कि घुड़सवार उनके सरों पर आन पहुंचे। ये 7-8 मंगोल कजाक थे, जिनके चेहरों पर दरिंदगी और वहशत टपक रही थी। उनकी खौफनाक बारीक आंखें देखकर महसूस होता कि एक एक कजाक ने कम से कम 12 खून किए हुए हैं। उन्होंने आते ही अंबर, कैलाश और चीनी लड़की थांग के इर्द गिर्द घेरा डाल लिया। कजाकों के सरदार ने चीख कर कहा, इन्हें पकड़कर साथ ले चलो। दूसरे कजाकों ने 1 सेकंड के अंदर अंदर ऊंट के ऊन की रस्सियां निकालकर अंबर, कैलाश और थांग को कसकर बांधा। उन्हें घोड़ों पर डाला और अपने साथ लेकर मगरबी पहाड़ियों की तरफ घोड़ा दौड़ाते गायब हो गए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि कैलाश और अंबर संभल न सके। कैलाश, अंबर और थांग को उन्होंने अलग अलग घोड़ों पर डाल रखा था। उनके घोड़े सरपट दौड़ रहे थे और मंगोल मुंह से खौफनाक आवाजें निकालते जा रहे थे। एक घाटी और पहाड़ी दर्रे में से गुजरकर वो एक मैदान में आ गए, जिसके दोनों जानी पहाड़ थे और सामने एक झील थी। यहाँ मैदान में झील किनारे कुछ खेमे लगे थे। झील पर 2-3 कश्तियां खड़ी थी। मंगोलों ने उन खेमों से पास आकर घोड़े रोक लिए। अंबर, कैलाश और थांग को अलग अलग खेमों में बंद करके पहरा लगा दिया गया। कैलाश तो खेमे में आते ही सर पकड़कर बैठ गया। थांग सिसकियां भरने लगी कि एक मुसीबत से तो निजात मिली थी कि अब नई मुसीबत में फंस गए। अंबर सोच रहा था कि मारिया जब वापस आएगी तो क्या सोचेगी कि ये लोग कहाँ चले गए। काश वो भी हमारे साथ होती, फिर इन मंगोल डाकुओं की कैद से निकलना बेहद आसान होता। उसे ख्याल आया कि उसने ख्वामख्वाह मारिया को आगे भेज दिया था। मारिया घोड़े दौड़ाती काफी आगे निकल गई। रास्ते में उसे एक पहाड़ी नाला मिला, फिर पहाड़ियों के दरमियान आ गई। मैदान की एक जगह बुलंद चट्टानों में एक जगह घास उग रही थी और करीबी एक चश्मा बह रहा था। मारिया ने सोचा कि रात भर के पड़ाव के लिए जगह बेहतरीन होगी। चुनाचे उस मकाम को चुनकर वो घोड़ा दौड़ाते वापस चल पड़ी। जब वो उस मकाम पर पहुंची जहां वो अंबर और कैलाश वगैरह से जुदा हुई थी, तो वहां उन्हें कुछ नजर न आया। वो बड़ी हैरान हुई कि ये लोग किधर चले गए। असूल के मुताबिक तो उन्हें उस जगह से काफी आगे मिलना चाहिए था, मगर वो उस जगह पर भी मौजूद ना थे। मारिया ने एक लम्हे के लिए रुककर सोचा। पहले उसने सोचा कि कहीं वो रास्ता बदल कर ना आगे बढ़ गए हों। फिर ख्याल आया कि वो ऐसी सूरत में कैसे रास्ता बदल सकते हैं, जबकि उन्हें मालूम था कि मारिया आगे गई है। तो फिर ये लोग कहाँ गुम हो गए? मारिया के दिमाग में कुछ ना आया। वैसे वो बड़ी परेशान थी कि आखिर ये माजरा क्या हुआ। पथरीली जमीन पर घोड़ों के खुरों के निशान भी नहीं थे, वरना उसे अंदाजा हो सकता कि वो लोग किधर गए हैं।
कुछ ना सोचते हुए मारिया ने पीछे की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये सोच कर कि वो लोग किसी ख्याल से ऊपर से चक्कर काट कर ना आगे जा रहे हैं, वो बहुत दूर पीछे निकल गई। यहाँ तक कि उसे रात ने आ लिया। हर तरफ अंधेरा फैल गया। मारिया घोड़े पर से उतरी। ये वही नाला था जिस पर से वो गुजर कर आगे गए थे। मारिया ने एक जगह घोड़ा बांधा और पोस्तीन बिछाकर पत्थरों से टेक लगाकर बैठ गई और सोचने लगी कि अंबर और कैलाश कहाँ गुम हो गए। सोचते सोचते उसे नींद आ गई और वो सो गई। अब जरा नाग और कादम्बरी की भी खबर लें कि वो किस हाल में हैं। नाग और कादम्बरी ने इकट्ठे दरियाए आमू का रस्सों का पुल अबूर किया और पहाड़ों के दरमियान में से गुजरकर एक ऐसे मकाम पर आ गए जहां से सिक्किम शहर की सरहद शुरू होती थी। वो नंदनसर के राजा की सरहदों से बचकर निकल आए थे। अब उन्हें राजा के सिपाहियों का डर नहीं था। दोपहर के वक्त वो सिक्किम शहर में दाखिल हो गए। कादम्बरी ने नाग को बताया कि इस शहर में उसका भाई पुरानी खालों और खुश्क मेवों का कारोबार करता है। कादम्बरी को उसके घर का पता नहीं था। शहर में बड़ी रौनक थी। नाग ने एक जगह से कारवां सराय का पूछा और वो सराय में जाकर उतर गए। रात उन्होंने सराय में बसर की। सुबह हुई तो नाग ने सराय के मालिक से कादम्बरी के भाई का पता पूछा। उसने कहा, यहाँ से 1 मील के फासले पर शहर से बाहर एक सौदागर रहता है जो पुरानी खालों और खुश्क मेवों का कारोबार करता था। उससे मिलकर को आपको कुछ पता चल सकेगा। नाग कादम्बरी को लेकर शहर से बाहर आ गया। काफी दूर पहाड़ों में चलने के बाद उसे एक जगह कुछ मकान दिखाई दिए। उन मकानों में से एक मकान के इर्द गिर्द बाग बना हुआ था। नाग ने वहां जाकर नौकर से पूछा कि यहाँ कौन रहता है। उसने सौदागर का नाम बताया तो वो कादम्बरी का भाई निकला। कादम्बरी खुशी खुशी मकान के अंदर गई। सामने उसका भाई तख्त पर कालीन बिछाए कुछ सौदागरों से बैठा बातें कर रहा था। उसने जो अपनी बहन को आते देखा तो हैरान होकर उठा और कादम्बरी के पास आकर बोला, कादम्बरी बहन, तुम ये मैं क्या देख रहा हूँ। कादम्बरी ने कहा, भाई मैं कादम्बरी हूँ। देवताओं ने हमें एक बार फिर मिला दिया। उसने बहन को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कादम्बरी ने नाग से मिलाया और कहा, अगर मेरा भाई नाग मेरी मदद न करता तो आज मैं तुम्हारे पास ना होती। इसने मुझे हर मुसीबत से निकाल कर यहाँ पहुँचाया। कादम्बरी के भाई ने नाग का हाथ चूमकर कहा, मेरे अजीज, मैं किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। तुमने मेरी प्यारी बहन को मुझसे मिलाकर जो एहसान किया उसे मैं सारी जिंदगी ना भुला सकूंगा। ये तो मेरा फर्ज था कि एक बेसहारा औरत की मदद करूं और उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी दूं। कादम्बरी अगर आपकी बहन है तो ये मेरी भी बहन है। कादम्बरी के भाई ने कहा, नाग भाई, आप वाकई अजीम इंसान हैं। मेरा घर आपके लिए हासिल है, इसे अपना घर समझिए और जब तक जी चाहे यहाँ रहिए और सिक्किम की सैर कीजिए। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बातों के दौरान कादम्बरी के भाई ने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि नाग बातें करते हुए आंखें नहीं झपकता था। उसने इस बात का जिक्र अपनी बहन कादम्बरी से किया तो वो बात को छुपाते हुए बोली, तुम्हारा वहम है भाई, नाग आंखें झपकता है। मगर उसे यकीन ना आया। रात को नाग अलग कमरे में सोया। कादम्बरी के भाई को शक पड़ गया कि नाग कोई जादूगर है और वह जादू के जोर से चीजों को गुम कर सकता है। उसने जोगियों और सन्यासियों से सुन रखा था कि जो शख्स आंखें नहीं झपकता या तो वो जादूगर है और या उस पर सांप का असर होता है। आधी रात को कादम्बरी का भाई दबे पांव नाग के कमरे में आया और उसे सोता हुआ गौर से देखने लगा। नाग की आंखें खुली हुई थी और वह सो रहा था। कादम्बरी का भाई डर कर बाहर निकल आया। उसे यूं लगा जैसे नाग ने सोते में उसे देख लिया हो। सुबह वो नाग से आंखें मिलाने से कतरा रहा था। उसने कादम्बरी से कोई बात ना की। दूसरी रात उसने एक सांप लेकर नाग के कमरे में बिस्तर के नीचे छुपा दिया। रात को नाग सोने कमरे में आया। वो बिस्तर पर लेटा ही था कि उसे सांप की बू महसूस हुई। उसने कोई ख्याल ना किया क्योंकि उस इलाके में अक्सर सांप पाए जाते थे। लेकिन आधी रात को जब वो सो रहा था तो सांप बिस्तर के नीचे से निकल आया और अपना फन फैलाकर नाग के चेहरे के सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी वक्त कादम्बरी का भाई भी पर्दे के पीछे छुपा खड़ा था और ये सारा तमाशा देख रहा था। सांप ने फन फैलाकर सोए हुए नाग की तरफ देखा ही था कि उस पर लर्जा तारी हो गया। दूसरी तरफ नाग की भी आंख खुल गई। उसने देखा कि स्याह सांप फन फैलाए उसके सामने झूम रहा है। नाग ने हाथ बढ़ाकर सांप को गर्दन से पकड़ लिया। सांप की आंखें बाहर को उबल पड़ी। नाग ने कहा, क्यों हुआ बेअदब, तुझे मालूम नहीं कि तू किसके कमरे में आ गया? क्या तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूँ? सांप ने गर्दन नीची कर ली जैसे माफी मांग रहा हो। नाग ने सांप को झटक कर फर्श पर फेंक दिया और खुद करवट बदलकर सो गया। सांप चुपके चुपके डर कर रेंगता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कादम्बरी का भाई ये तमाशा देखकर हैरत ज़दा रह गया। सुबह उठकर उसने नाग से सांप के बारे में बात की तो नाग मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे मेरे गुरु ने एक ऐसा मंत्र दिया है जिसके पढ़ने से सांप का जहर मुझ पर असर नहीं करता और सांप मेरे सामने आते ही मेरा गुलाम बन जाता है। कादम्बरी का भाई बोला, क्या आप मंत्र मुझे बता सकते हैं? नाग हंसकर बोला, वक्त आने पर बता दूंगा। उसी रोज नाग ने कादम्बरी और उसके भाई से इजाजत ली और घोड़े पर सवार होकर सिक्किम शहर से रवाना हो गया। अब उसका सफर अकेले शुरू हो गया। सिक्किम शहर से निकलकर वो पहाड़ियों में से उस रास्ते पर हो लिया जो मुल्क चीन को जाने वाली बड़ी शाहराह की जानिब जाता था। शाम तक वो अकेला सफर करता रहा। रात होने से पहले वो एक पहाड़ी चश्मे पर पहुंचकर रुक गया। वो थक गया। यहाँ उसने रात बसर करने का फैसला किया। रात भर वो पत्थर पर पोस्तीन में घुसा, कभी सोया और कभी जागता रहा और सोचता रहा कि क्या वो चीन में अपने दोस्त अंबर और बहन मारिया से मिल सकेगा।
दिन निकला तो वो भी घोड़े पर सवार होकर आगे चल पड़ा। दोपहर तक वो सफर करता रहा। तीसरे पहर उसे दूर पहाड़ी ढलान पर एक झोंपड़ा नजर आया। ये वही झोंपड़ा था जहां अंबर, मारिया और कैलाश ठहरे थे और उन्हें चीनी लड़की थांग मिली थी। नाग ढलान मैदान में से गुजरकर उस झोंपड़े में आ गया। यहाँ सिवाय घास फूस और 2-4 मिट्टी के बर्तनों के और एक तख्त पोश के अलावा कुछ भी नहीं था। नाग को यहाँ फिजा में अपने जिगरी दोस्त अंबर और बहन मारिया की बू महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि वो दोनों इस जगह रुके हैं और रात बसर करके आगे गए हैं। ये सांप होने की वजह से उसकी छठी हिस्स थी जो उसे एहसास दिला रही थी। नाग ने उस जगह रात बसर करने का फैसला कर लिया। रात भर नाग को अपने दोस्त की बू आती रही। उसे यकीन हो गया कि अंबर और मारिया इसी जगह से गुजरे हैं। उसके साथ ही साथ नाग को एक और बू भी आ रही थी। ये किसी अजनबी शख्स की महसूस हो रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था अंबर और मारिया के साथ ये अजनबी शख्स कौन सफर कर रहा है। ये दूसरा शख्स कैलाश था। रात के पिछले पहर नाग को नींद आ गई और वो सो गया। पिछले पहर उसकी अचानक आंख खुल गई। उसने आंखें खोली तो वही कजाक जिसको मारिया ने भगा दिया था और जिससे चीनी लड़की और जवाहरात की थैली छीन ली थी, उसके सर पर खड़ा उसे घूर रहा था। उठो, कौन हो तुम? नाग उठकर बैठ गया। झोंपड़े में शम्मा जल रही थी। नाग ने कहा, भाई मैं मुसाफिर हूँ और चीन की तरफ का सफर कर रहा हूँ। कजाक ने गरज कर कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दो। तुम्हारा घोड़ा मैंने पहले ही ले लिया है, निकालो तुम्हारे पास जो कुछ है। नाग ने कहा, मेरे पास सोने के कुछ सिक्के हैं, खुदा के लिए मुझसे ये सिक्के न लो, नहीं तो मैं रास्ते भर भूखा मर जाऊंगा और घोड़े के बगैर तो मैं सफर भी ना कर सकूंगा, 2 कदम भी ना चल सकूंगा। बकवास बंद करो, नहीं तो खंजर मारकर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। इन्हीं बातों में सुबह हो गई। कजाक नाग के सोने के सिक्के और घोड़ा लेकर एक तरफ रवाना हो गया। नाग परेशान हो गया। उसके लिए अब कोई रास्ता न था सिवाय इसके कि डाकू को सांप बनकर डस ले। मुसीबत ये थी कि उसके अंदर इतना जहर इकट्ठा हो गया था कि उसके काटते ही इंसान हलाक हो जाता था और वो अगर चाहे भी तो जहर में कमी नहीं कर सकता था। नाग ने सांप का रूप इख्तियार किया और मुख्तलिफ झाड़ियों और टीनों में से निकलकर उस रास्ते पर बैठ गया जहां से अभी डाकू को गुजरना था। उसने दूर से देखा डाकू घोड़े पर सवार चला आ रहा है। इसका मतलब यह था कि सांप उसे जमीन पर से उछलकर नहीं डस सकता था। नाग जल्दी से एक चट्टान पर बैठ गया जो सड़क पर आगे को निकली हुई थी। डाकू करीब आ रहा था। जो ही वो नाग के नीचे से गुजरने लगा, सांप ने चट्टान पर से डाकू के ऊपर छलांग लगा दी। डाकू हड़बड़ाकर घोड़े से गिर पड़ा। इस अरसे में सांप ने डाकू को डस लिया। वो जमीन पर अकड़ने लगा। उसका बदन नीला पड़कर फटना शुरू हो गया। सांप ने दोबारा इंसान की जोन बदल ली। डाकू की आंखें फटकर बह गई थी और वो मर चुका था। नाग ने अपनी चीजें और सोने के सिक्के दोबारा अपनी जेब में डाले और घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दिया। उस डाकू ने अपने साथी को हलाक किया था। कुदरत ने उसको कत्ल की सजा दे दी थी। झोंपड़े के करीब से वो दोबारा गुजरकर घाटियों में से होता पथरीले मैदान में आ गया। वो बड़े सुकून से चला जा रहा था कि एक तरफ से कुछ मंगोल घुड़सवार उसे आते दिखाई दिए। वो रुका नहीं बल्कि चलता रहा। घुड़सवार उसके इर्द गिर्द आकर रुक गए। उन्होंने लपक कर उसकी मशकें कस दी और घोड़े पर डाल दिया। फिर उसकी जेबों की तलाशी ली और उसे साथ लेकर उसी झील की तरफ रवाना हो गए जहां उन्होंने उससे पहले कैलाश, अंबर और चीनी लड़की थांग को कैद कर रखा था। यह मंगोल कजाकों का एक कबीला था जो काशान के इलाके से उतरकर इस इलाके में डाके मारता और लोगों को अगवा करता फिरता था। ये डाकू सोना और माले गनीमत आपस में तकसीम कर लेते थे और आदमियों को गुलाम और औरतों को कनीजे बनाकर फरोख्त करते थे। डांग को ले जाकर मंगोलों ने खेमे में बंद कर दिया। उसने कोई मुकाबला न किया। वो ये सोचकर खामोश रहा कि देखें कुदरत उसे क्या दिखाती है। वो खेमे के अंदर बंद कर दिया। उसे कोई खबर न थी कि उससे थोड़े ही फासले पर अंबर, कैलाश और चीनी लड़की थांग भी अलग अलग खेमों में कैद हैं। नाग असल में सफर करते करते थक गया था और चाहता था कि किसी जगह आराम करे, ख्वाह वहां वो कैद में ही क्यों ना हो, क्योंकि कैद की उसको फिक्र न थी। वो कैद से जब चाहे आजाद हो सकता था। मारिया भी अंबर और कैलाश की तलाश में चली आ रही थी। बहुत दूर पीछे जाकर जब उसे अपने साथियों का सुराग ना मिला तो वो वापस होकर आगे को रवाना हो गई। एक मकाम पर आकर उसने घोड़े के पांव के निशान देखे। वो घोड़ों पर से उतरकर उन निशानों को झुककर गौर से देखने लगी। ये सुराग पहलू की जानिब मगरबी पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे। मारिया घोड़े पर सवार होकर उन खुरों के साथ साथ चलने लगी। वो दोपहर तक चलती गई। दोपहर के बाद उसे दूर से एक पानी की झील नजर आई। चमकीली झील के किनारे खेमे लगे थे और मंगोल वहां इधर उधर घूम रहे थे। घोड़ों के कदमों के निशान भी इन खेमों की तरफ ही चले गए थे। मारिया को शक सा होने लगा कि कहीं इन मंगोलों ने अंबर, कैलाश और थांग को अगवा न कर लिया हो, क्योंकि उसने मंगोलों के डाकुओं और लूट मार वगैरह के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। वो घोड़ों पर सवार कदम कदम चलती उन खेमों के पास आ गई। ये खेमे एक जगह इकट्ठे हो गए। इनमें मंगोल बैठे काम काज कर रहे थे। कुछ औरतें खाना तैयार कर रही थी। बाहर कुछ मंगोल तलवारें तेज कर रहे थे। वो सारे के सारे शक्ल से डाकू मालूम होते थे। मारिया उनसे जरा फासले पर से गुजरते हुए आगे निकलकर झील के पास आ गई। झील में 2 कश्तियां खड़ी थी। मारिया वापस दोबारा खेमों के पास आ गई। उसने खेमे का पर्दा उठाकर अंदर झांक कर देखा। अंदर लूट मार का कीमती सामान पड़ा था। मारिया का शुबा यकीन में बदल गया कि ये मंगोल डाकू हैं और लूट मार के अलावा जरूर
औरतों और मर्दों को अगवा करके उन्हें गुलाम बनाकर फरोख्त करते होंगे। मारिया ने देखा कि जरा फासले की ढलान की जानिब 6-7 खेमे अलग अलग लगे थे। उनके बाहर मंगोल डाकू नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे थे। मारिया उस तरफ चलने लगी। सातों खेमे थोड़े थोड़े फासले पर लगे हुए थे। मारिया खेमे के पास आई। खेमे के दरवाजे पर 2 पहरेदार मंगोल पहरा दे रहे थे। मारिया भी कुछ सोच रही थी कि अंदर से 2 मंगोल डाकू एक लड़की को घसीटते हुए बाहर निकले। मारिया ने लड़की को पहचान लिया, ये चीनी लड़की थांग थी। उसे यकीन हो गया कि अंबर और कैलाश भी यहाँ किसी जगह कैद होंगे। मंगोल चीनी लड़की को घसीटते हुए खेमों के दरमियान में ले आए। यहाँ पहले से ही 5-6 कज़ाक बैठे अंगूरों की दावत उड़ा रहे थे। उन्होंने थांग को बीच में लाकर फेंक दिया। बेचारी थांग की बुरी हालत थी, वो रो रही थी और हाथ जोड़कर उन्हें जुल्म से बाज रखने की इल्तिजाएं कर रही थी, लेकिन संगदिल कज़ाक कह के लगा रहे थे। एक कज़ाक ने हंटर लहराकर कहा, लड़की, अगर तुमने हमें अपना मशहूर चीनी रक्स ना दिखाया तो हंटर मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ डाली जाएगी। मारिया ये सारा तमाशा जरा फासले पर खड़ी देख रही थी। चीनी लड़की ज़ारों के तार रोए जा रही थी, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मंगोल कज़ाक उसे हंटरों से पीटने लगा। चीनी लड़की की चीखें निकल रही थी। अब ये नज़ारा मारिया से देखा ना गया। उसने पेटी में से खंजर निकाला और मंगोल की छाती का निशाना लेकर उसे जोर से उछाल दिया। खंजर जन की आवाज़ के साथ मारिया के हाथ से निकला और सीधा उस मंगोल के सीने में जाकर खुप गया जो थांग को हंटर मार रहा था। मंगोल सीने को पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी छाती से खून का फवारा उबल पड़ा। सारे कज़ाक हैरान रह गए कि यह खंजर किधर से आया। वो तलवारें निकालकर इधर उधर दौड़ने और दुश्मन को तलाश करने लगे, लेकिन मारिया को तो वो देख ही नहीं सकते थे और उसके अलावा वहाँ और कोई दुश्मन था नहीं। जख्मी मंगोल को उठाकर वो खेमे में ले गए। दूसरे कज़ाक ने हंटर पकड़कर चीनी लड़की पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वो थांग को इस कदर जोर से मारने लगा कि वो बिलबिला उठी। मारिया ने जमीन पर गिरा हुआ एक नेज़ा उठा लिया। नेज़ा उसके हाथ में आते ही गायब हो गया। उसने नेज़े को हाथों में तोड़कर मंगोल की तरफ पूरी ताकत से फेंक दिया। नेज़ा मंगोल के सीने में पसलियों को तोड़कर दूसरी तरफ निकल गया और नेज़े में पिरो दिया गया था। उसकी एक करबनाक चीख बुलंद हुई और नेज़े पर हाथ रख के ज़मीन पर गिर कर तड़पने लगा। वहाँ सब मंगोल खेमों से बाहर निकल आए। ये एक अजीब तमाशा हो रहा था कि फ़िज़ा में से खंजर और नेज़े बरस रहे थे और कातिल दिखाई नहीं दे रहा था। मंगोल चीखें मारते चिल्लाते एक दूसरे को आवाज़ें देने लगे। चीनी लड़की थांग सहमी बैठी थी। वो कुछ समझ गई थी कि उसकी मदद के लिए मारिया पहुंच गई है। एक कज़ाक ने थांग को उठाया और खेमे में लाकर बंद कर दिया। मारिया ने उन लोगों को उसी जगह हैरान परेशान छोड़ा और खुद घोड़े को चलाती चीनी लड़की के खेमे के करीब आ गई। अब सवाल ये था कि वो अंदर कैसे दाखिल हो। इर्द गिर्द घोड़े से उतरती है तो घोड़ा ज़ाहिर हो जाता है। मारिया घोड़े को दौड़ाकर काफ़ी दूर दरख्तों के पास ले आई। यहाँ उसने झाड़ियों की ओट में घोड़े को छुपाकर उस पर से नीचे उतर आई। उसके उतरते ही घोड़ा नजर आने लगा। मारिया वहाँ से पैदल चलकर चीनी लड़की थांग के खेमे के बाहर आ गई। यहाँ 2 मंगोल पहरा दे रहे थे। उन्हें मारिया बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी, हालांकि वो उनके करीब खड़ी थी। उसने ज़मीन पर से पत्थर उठाकर ज़रा परे फेंक दिया। पत्थर गिरने की आवाज़ पर पहरेदार उस तरफ देखने लगे जिधर से आवाज़ आई थी। मारिया ने वो मौका गनीमत जानकर खेमे का पर्दा उठाया और अंदर दाखिल हो गई। वो नहीं चाहती थी कि पहरेदार पर्दा उठता हुआ देखें। अंदर थांग घास पर सर झुकाए बैठी रो रही थी। मारिया ने करीब जाकर आहिस्ता से कहा कि मैं आ गई हूँ, फिक्र न करो। थांग ने सर उठाकर दाएं बाएं देखा, उसे कोई नजर न आया, लेकिन उसे मालूम था कि मारिया उसके करीब ही खड़ी है। मारिया ने हाथ आगे बढ़ाकर थांग का हाथ थाम लिया और बोली, थांग, ये बताओ कैलाश और अंबर कहाँ हैं और तुम लोग इन मंगोल कज़ाकों के फंदे में कैसे फंस गए। थांग ने रास्ते में डाका पड़ने और फिर रस्सियों में कसकर उन्हें अगवा करने का सारा वाक़या सुना दिया। अगरचे वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, फिर भी पहरेदारों ने उसकी आवाज़ सुन ली। एक पहरेदार ने अंदर जाकर चारों तरफ देखा और पूछा, तुम किससे बातें कर रही थी। थांग ने कहा, अपने आप से बातें कर रही हूँ। मंगोल कुछ हैरत से थांग की तरफ फिर खाली खेमे में नजर दौड़ाई और फिर बोला, खबरदार अगर तुमने अपने आप से भी बात की। थांग ने खामोशी से सर झुका दिया। जब वो बाहर निकलने लगा तो मारिया उसकी गर्दन पर तलवार का हाथ मारने वाली थी कि वो ये सोचकर रुक गई कि अभी उसे कैलाश और अंबर की भी खबर लेनी है। अभी से यहाँ अफरा तफरी मचाना ठीक नहीं, क्योंकि हो सकता है कि अफरा तफरी की सूरत में मंगोल कैलाश और चीनी लड़की को हिलाक कर डालते। पहरेदार बाहर निकल गया तो मारिया ने आहिस्ता से पूछा, वो लोग कहाँ हैं। चीनी लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरा ख्याल है वो 7 वाले खेमे में कैद हैं। ये लोग डाकू हैं और मर्दों को गुलाम और औरतों को कनीज़ें बनाकर बेचने का धंधा करते हैं। मारिया बहन, तुम बड़े ठीक वक्त पर आई हो। यहाँ से हमें निकाल कर ले चलो, नहीं तो हमारी खैर नहीं। मारिया बोली, घबराओ नहीं, मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि तुम लोगों को यहाँ से निकाल लूँ। मैं अंबर के खेमे में जा रही हूँ, तुम अपनी जगह से मत हिलना। बहुत अच्छा। ये कहकर मारिया खेमे से बाहर निकल आई। एक सिपाही ने खेमे के पर्दे को अपने आप उठते और गिरते देखा तो वो आंखें मलने लगा। उसे एतबार नहीं आया था कि खेमे का पर्दा अपने आप ऊपर उठा और फिर नीचे गिर भी गया। फिर उसने सर को यूं झटक दिया जैसे उसका वहम हो, हालांकि ये वहम नहीं था। मारिया ने दूसरे पर्दे में से झांक कर देखा तो अंदर अंबर खामोशी से ज़मीन पर बैठा था। मारिया ने सरगोशी में कहा, मैं आ गई हूँ अंबर भाई। अंबर मुस्कुराया, मारिया बहन, मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम हमारी मदद को ज़रूर आओगी। दूसरे खेमे में कैलाश कैद है, उसका बुरा हाल हो रहा है, उसे जाकर तसल्ली दो।
मारिया कहने लगी, जाती हूँ, मगर ये बताओ कि तुम लोगों ने कमाल किया, मंगोलों का मुकाबला भी न कर सके। अंबर बोला, उन्होंने इस तरह अचानक हमें पकड़कर जकड़ लिया कि इतनी मोहलत ही न मिली कि हम मुकाबला कर सकते। बहरहाल अब तुम आ गई हो तो डट कर मुकाबला करेंगे, लेकिन सबसे पहले कैलाश की खबर लो। खेमे के अंदर से सरगोशियों की आवाज़ सुनकर उस खेमे का पहरेदार मंगोल भी अंदर आ गया और शुबह की नज़रों से चारों तरफ देखने लगा, मगर वहाँ उसे अंबर के सिवा और कोई भी शख्स दिखाई न दिया। उसने अंबर की पसलियों में हंटर का दस्ता मारकर कहा, किससे बातें कर रहे थे तुम? अंबर मुस्कुराकर बोला, देवताओं के बेटे से। मंगोल गर्जा, बकवास बंद करो। कल जब तुम्हें यहाँ से ले जाकर मंडी में गुलाम बनाकर बेच दिया जाएगा तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा, फिर बढ़ बढ़कर बातें ना करोगे। अंबर बोला, क्या हुजूर मुझे माफ़ नहीं कर सकते? हरगिज़ नहीं। अंबर ने जानबूझकर ऐसा कहा था। पहरेदार बाहर जाने लगा तो मारिया ने उसकी टांगों के आगे अपनी टांग रख दी। वो उलटकर गिर पड़ा। उठते ही जहाँ वो गिरा था वहाँ फटी आंखों से उस टांग को तलाश करने लगा, जिससे टकराकर वो ज़मीन पर गिरा था, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वो पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। अंबर हंस पड़ा। उसने गुस्से में आकर पेटी में से खंजर निकाल लिया और अंबर पर हमला कर दिया। अंबर को बचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी जगह पर बैठा रहा। मंगोल ने तैश में आकर पूरी ताकत से खंजर अंबर की गर्दन में घुसेड़ दिया। अंबर को तो कुछ ना हुआ, अलबत्ता मारिया ने ऊपर से तलवार का एक भरपूर वार करके मंगोल की गर्दन तन से जुदा कर दी। अंबर उठकर खड़ा हो गया। ये तुमने क्या कर दिया मारिया? इसा हमला करने देती, मुझे क्या होने वाला था? मारिया बोली, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी कि ये खंजर से मेरे भाई पर हमला करे। उनकी आवाज़ें सुनकर बाहर का मंगोल पहरेदार भी अंदर आ गया। उसने जो अपने साथी की लाश को खून में लथपथ देखा तो बुखला गया। इंतकाम की आग उसके सीने में भड़क उठी। उसने तलवार खींची और भागकर अंबर पर टूट पड़ा। अंबर परे हट गया। मंगोल मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। अंबर ने कहा, मारिया, इसे जिंदा मत छोड़ना, नहीं तो कैलाश और थांग की जान खतरे में पड़ जाएगी। मंगोल ने हैरानी से अंबर की तरफ देखा कि वो किसको कह रहा है कि मंगोल पर हमला करो। अभी वो हैरान ही हो रहा था कि पीछे से एक खंजर उसकी पुश्त में घुप गया, जिसने उसके दिल के 2 टुकड़े कर दिए। मंगोल बगैर आवाज़ निकाले घास पर लड़खड़ा कर गिरा और गिरते ही ठंडा हो गया। अंबर और मारिया ने मिलकर दोनों मंगोल की लाशें घास फूस के ढेर के नीचे छुपा दी और खून को भी वहां से साफ कर दिया। अंबर कहने लगा, मेरा ख्याल है कि कैलाश साथ वाले खेमे में कैद है। जल्दी से जहां जाकर उसे वहां से निकाल कर झील के मशरकी किनारे वाली झाड़ियों में ले जाओ। उसके बाद थांग को भी वहां किसी तरह पहुंचा दो, फिर मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। मंगोल बहुत ज़्यादा हैं, इनके साथ हम मुकाबला नहीं कर सकते। मारिया जल्दी से वहां से निकलकर बाहर आ गई। बाहर किसी को कानो कान खबर न हुई कि अंदर 2 मंगोल कज़ाक कत्ल कर दिए गए हैं, लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद पता लग जाना था, क्योंकि खेमे के दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था। मारिया चुपके चुपके चलती दूसरे खेमे के पास आ गई। उस खेमे के दरवाजे पर भी पर्दा लटक रहा था। उसका रुख थोड़ा झील की तरफ था। दरवाजे पर 2 पहरेदार नेज़े हाथों में थामे पहरा दे रहे थे। मारिया ने उनकी आंखें बचाकर दरवाजे का पर्दा थोड़ा सा उठाया और खेमे के अंदर दाखिल हो गई। वो ये देखकर हैरान रह गई कि अंदर नाग बड़े मजे से घास पर लेटा गहरी नींद सो रहा था। उसने हाथ हिलाकर उसे जगा दिया। कौन है? नाग ने उठते ही कहा, मगर उसे कोई दिखाई ना दिया। मुझे किसने जगाया? जब उसने देखा कि वहां कोई नहीं तो चुपके से फिर सोने की कोशिश करने लगा। मारिया ने एक बार फिर उसे झंझोड़ डाला। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मारिया हंस पड़ी। नाग भाई, अरे ये तो मारिया की आवाज़ है। मारिया बहन, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। कहाँ? यहाँ। और मारिया ने अपना हाथ नाग के सर पर रख दिया। लेकिन तुम दिखाई क्यों नहीं दे रही? तुम नज़रों से गायब क्यों हो? अंबर कहाँ है? तुम सब लोग कहाँ हो? मारिया ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे जादू के असर से गायब कर दिया गया। किसी वक्त भी इस जादू का असर टूट सकता है। दूसरी बात यह है कि तुम इतनी लंबी तान कर क्यों सो रहे थे? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि तुम खूनखार मंगोलों की कैद में हो और तुम्हें यहाँ से निकलकर भागने की कोशिश करनी चाहिए? नाग बोला, वो तो ठीक है मारिया बहन, लेकिन मैंने सोचा कि अगर ये पकड़ कर ले आए हैं तो कोई बात नहीं, ज़रा खेमे में आराम कर लें। यहाँ से फरार होना कोई मुश्किल बात नहीं मेरे लिए। जब और जिस वक्त चाहूँगा यहाँ से फरार हो जाऊँगा। ये बताओ कि अंबर और तुम कहाँ गुम हो गए थे? झील नंदन सर पर से पानी में भिगोकर मुझे कौन लाया और पुजारी की कोठरी में मुझे कौन फेंक गया था? मारिया बोली, ओफो, तुम एक ही सांस में इतने ढेर सारी बातें कर गए अंबर। नाग भाई, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अंबर के अलावा एक नौजवान कैलाश और दूसरी नौजवान लड़की थांग, इनको इन जालिमों के चुंगल से निकालना है, रिहाई दिलानी है। नाग ने पूछा, बहरहाल ये वक्त तफसील बताने का नहीं, ये हमारे बहन भाई ही हैं, बाद में तुम्हें सब कुछ बता देंगे। ये लोग किस जगह कैद हैं? साथ वाले खेमों में, यानी सामने वाले में नहीं, एक बाएं तरफ वाले खेमे में और एक दाएं तरफ वाले खेमे में अंबर है। अभी सबको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ये मंगोल बड़े खौफनाक लोग हैं, हमें बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। अगर ज़रा सी बेहतियाती हो गई तो ये लोग कैलाश और चीनी लड़की थांग को ज़रूर कत्ल कर देंगे। तुम मेरे साथ रहना, हम दोनों बाहर निकलकर मंगोल की खबर लेते हैं। मैं तुम्हारे पहलू में ज़मीन पर चलूँगा। अगर किसी जगह अलग होना पड़ा तो एक दूसरे को इतला देकर अलग होंगे। हाँ, ये ठीक है। देखो, कोई अंदर आ रहा है। नाग खामोश हो गया।
खैमे का पर्दा हटा और एक मंगोल हाथ में लोहे का प्याला लिए अंदर दाखिल हुआ। ये शोरबा पियो, कल तुम्हें हमारे साथ शगर की मंडी जाना होगा। वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें हर तरह से सेहतमंद रहना होगा ताकि मंडी में तुम्हारी कीमत ज्यादा पड़ सके। वैसे तुम नौजवान हो और ताकतवर हो, ताकतवर जिस्म के मालिक हो, तुम्हारे दाम ज्यादा मिलेंगे। नाग ने शोरबे का प्याला लेकर 2 घूंट पीकर कहा, क्या मुझे इतनी इजाजत है कि मैं थोड़ा सा शोरबा देवताओं और मरे हुए की रूहों के नाम पर जमीन पर फेंक दूं? हरगिज नहीं। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें 50 करोड़ों की सख्त सजा दी जाएगी। नाग ने शोरबा पीते हुए कहा, मारिया तुम जाकर अपना काम करो। मंगोल ने चौंक कर कहा, ये तुम किससे बातें कर रहे हो? नाग हंस पड़ा, अपने आप से बातें कर रहा हूँ मंगोल, तुम घबरा क्यों गए? बकवास बंद करो और चुप होकर बैठे रहो, और अगर अब मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो कोड़े मार मार कर चमड़ी उधेड़ डालूंगा। इस दौरान में मारिया बाहर निकल गई और बाहर खैमे से जरा हटकर एक जगह झाड़ियों के पास खड़ी नाग के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। मंगोल पहरेदार चला गया तो नाग ने शोरबे का प्याला जमीन पर रख दिया। फिर उसने चेहरा ऊपर करके हल्की सी फंकार मारी और सांप की जोन में आ गया। सांप बनकर वो खैमे के अंदर रेंगता हुआ पिछली तरफ से बाहर निकल गया। उसने मारिया को तलाश कर लिया। मारिया ने झुककर कहा, मेरे साथ साथ रहना नाग। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा था। पहाड़ों के दामन में झील पर साए गहरे हो रहे थे। खैमे के बाहर मंगोलों ने कहीं कहीं अलाव रोशन कर रखे थे। मारिया नाग को लेकर अंबर के खैमे की तरफ आ गई। उसने नाग को एक जगह झाड़ियों में रुकने के लिए कहा और खुद चुपके से पहरेदार की आंखें बचाकर खैमे के अंदर दाखिल हो गई। अंबर लेटा हुआ था। मारिया ने उसे सरगोशी में आवाज दी तो उठकर बैठ गया। क्या कैलाश का पता चला? उसकी तरफ तो मैं अभी जाती हूँ, पहले ये खुशखबरी सुन लो कि नाग मिल गया। क्या कहा? मेरा दोस्त, मेरा भाई नाग मिल गया? कहाँ है वो? बाहर एक झाड़ी में छुपा हुआ है। मंगोलों ने उसे भी अगवा करके साथ वाले खैमे में बंद कर रखा था। मैं कैलाश की तलाश में अंदर गई तो वो सो रहा था। खुदा का शुक्र है कि नाग जिंदा है और उससे मुलाकात हो गई। बस मैं तुम्हें ये कहने आई थी, अब मैं कैलाश के खैमे को तलाश करके उसे झील की तरफ पहुंचाती हूँ। उसके बाद चीनी लड़की को निकाल कर किसी न किसी तरह वहाँ ले जाऊंगी। तुम भी रात होने से पहले पहले वहाँ पहुँच जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। देर मत करना। फिक्र न करो मारिया, मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करूँगा। मारिया बाहर निकल गई। मंगोल आग रोशन किए उसके इर्द गिर्द बैठे नाच गा रहे थे। मारिया ने सांप को साथ लिया और पीछे से होकर उस खैमे के सामने आ गई जिसके बारे में उसे यकीन था कि अंदर कैलाश कैद है। वो पहरेदार की नजरें बचाकर खैमे का पर्दा थोड़ा सा उठाकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर कैलाश जमीन पर औंधे मुंह लेटा था। मारिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कैलाश। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। मारिया, क्या ये तुम हो? मेरे सिवा और कौन हो सकता है? क्या तुम किसी तरह यहाँ से निकलकर झील के मगरबी किनारे पहुँच सकते हो? ये कैसे हो सकता है मारिया बहन? बाहर मेरी जान के दुश्मन खूनी आंखों वाले मंगोल डाकू नंगी तलवारें लिए पहरा दे रहे हैं। क्या तुम पिछली तरफ से नहीं भाग सकते? नहीं मारिया बहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। ये बड़े जालिम लोग हैं, तुम इन्हें नहीं जानती। मैंने तुमसे ज्यादा समझती हूँ और इस वक्त 3 मंगोल डाकुओं को कत्ल कर चुकी हूँ। हाँ, क्या ये तुम सच कह रही हो? खैर, इन बातों को छोड़ो, मेरे पास वक्त नहीं है। अंबर भाई को मैं खबरदार कर रही हूँ और नाग भी मिल गया। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। नाग मिल गया? कहाँ से मिला, कैसे मिला? फिर वही बात कैलाश, ये वक्त बातें करने का नहीं, किसी तरह यहाँ से निकलकर झील पर पहुँचो। मारिया बहन, अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ तो सबसे पहले खैमे के बाहर मेरी जान के दुश्मन जो पहरा दे रहे हैं उनका कुछ बंदोबस्त करो। उन्हें यहाँ से हटाओ, फिर मैं दौड़कर झील किनारे पहुँच जाऊँगा। मारिया ने सर्द आह भर कर कहा, कैलाश तुम हमेशा बुज़दिली दिखाते हो। तुम्हारे लिए हमेशा हम में से किसी न किसी को रास्ता हमवार करना पड़ता है। खुदा के लिए कभी अपनी बहादुरी से भी काम लिया करो। मारिया बहन, तुम पहरेदारों को बाहर से हटाओ, फिर देखना मैं किस कदर बहादुरी से काम लेता हूँ, किस कदर शुजात दिखाता हूँ। अच्छा बाबा, मैं पहरेदारों को वहाँ से हटाए देती हूँ, मगर तुम देर न करना। जो ही पहरेदार नज़रों से ओझल हों, फौरन यहाँ से निकलकर किसी तरह बचते बचताते झील के किनारे पहुँच जाना। अगर वहाँ हमें देर भी होगी तो तुम वहाँ बैठकर हमारी राह देखना। बहुत अच्छा मारिया बहन, ऐसा होगा। मारिया कैलाश के खेमे से निकलकर चीनी लड़की थांग की तरफ आ गई। चीनी लड़की के खेमे पर बहुत सख्त पहरा था। 4 पहरेदार मंगोल खेमे के इर्द गिर्द घूमकर बाहर पहरा दे रहे थे। इत्तफाक की बात है कि अभी तक उनमें से किसी को यह मालूम ना हो सका कि अंबर के खेमे के अंदर 2 पहरेदारों की लाशें दफन हैं। रात हो गई तो अंबर चुपके से निकला और छुपता छुपाता झील के पास झाड़ियों में दुबक कर बैठ गया। मारिया ने एक तरफ हटकर नाग से कहा कि थांग के खेमे के बाहर बड़ा सख्त पहरा है। नाग ने कहा, तुम इसी जगह ठहरो, मैं जाकर पहरेदारों को वहां से हटाता हूँ। क्या तुम उन्हें डरा कर भगाओगे? वो दूसरे साथियों को लेकर आ जाएंगे और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि एक एक करके इन चारों को खत्म कर दिया जाए। ये लोग कातिल हैं, इन्होंने बड़े खून किए हैं, इनका मारा जाना अच्छा है। तुम ऐसा करो कि पहरेदारों को ठिकाने लगा दो, बाकी 2 को मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। नाग ने रेंगना शुरू कर दिया। मारिया भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। खेमे के पास पहुंचकर मारिया ने कहा, अब तुम्हारा काम शुरू होता है। तुम सब अगले 2 पहरेदारों को डस दो, पिछले 2 को मैं संभाल लूंगी। नाग रेंगता वहां आ गया जहां अगला पहरेदार चक्कर लगाकर गुजरने वाला था।
सांप ने अपना फन फैलाया और खेमे की आड़ में छुपकर पहरेदार की तरफ देखने लगा। जब वो उसके करीब से निकलने लगा तो सांप ने आगे बढ़कर एक ही लपक में उसकी टांग पर डस दिया। पहरेदार लड़खड़ा कर गिरा। जहर ने उसके सारे बदन को सुन्न कर दिया था। दूसरा पहरेदार पहुंचा तो पहले पहरेदार पर झुक गया। वो झुका ही था कि सांप ने उसकी गर्दन पर भी डस लिया। गर्दन पर डसते ही पहरेदार ने एक हाथ गर्दन पर मारा। फिर उसका सारा बदन कांप कर अकड़ने लगा और गला बंद हो गया। वो भी एक ही पल में गिरा और ठंडा हो गया। नाक के अंदर अब इतना जहर नहीं था बाकी कि वो किसी को डस सकता। इसके लिए उसे कम से कम आधा घंटा इंतजार करना पड़ता। नाक चुपके से निकलकर एक तरफ हटकर बैठ गया। अब मारिया की बारी थी। बाकी दो पहरेदारों ने अपने साथियों की लाशों को देखा तो वो भागकर उनकी तरफ आए। उनके आते ही मारिया ने कमान में तीर जोड़ा और उसे चला दिया। सन की आवाज के साथ ही तीर कमान से निकलकर तीसरे पहरेदार की छाती में दिल के आर पार हो गया। दिल का जख्म मौलिक साबित हुआ और तीसरा पहरेदार गिरकर मर गया। चौथे पहरेदार ने शोर मचा दिया। उसके शोर मचाते ही मंगोल भागकर इधर उधर से जमा हो गए। इस दौरान में मारिया ने खेमे में दाखिल होने की बहुत कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सकी और मंगोल कज़ाकों ने खेमे में से थांग को निकालकर काबू में कर लिया। वो अपने साथियों की मौत की जिम्मेदारी चीनी लड़की पर डालते हुए उसे मार पीट रहे थे। मारिया का कुछ बस न चलता था। वो इतने सारे डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती थी। फिर भी उसने कमान में तीर जोड़कर चलाने शुरू कर दिए। मंगोल एक एक करके गिरने लगे। वो चूंकि किसी को दिखाई नहीं देती थी इसलिए बहुत से सामने खड़े होकर दिल से निशाने लगा रही थी। उसका हर तीर दिल के ठीक निशाने पर बैठता था और मंगोल कज़ाक एक बार तड़प कर हमेशा के लिए ठंडा हो जाता। 10-12 डाकू देखते ही देखते मारिया के तीरों का निशाना बन गए। बाकी मंगोल बड़े परेशान हुए कि ये माजरा क्या है। उधर कैलाश ने जब खेमे के बाहर पहरेदारों को गायब पाया तो वो भागकर झील के करीब वाली झाड़ियों में पहुंच गया। वहां पहले से ही मौजूद अंबर ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ झाड़ियों में खींचकर छुपा लिया। अब मारिया अकेली मंगोलों का मुकाबला कर रही थी। इस अरसा में नाग भी फिर से ताज़ा दम हो गया। वो रिंग रिंग कर छुप छुप कर उस जगह आया जहाँ एक मंगोल ने चीनी लड़की थांग को अपने मजबूत बाजुओं में काबू कर रखा था। सांप ने बड़े आराम से पीछे से आकर उसे डस दिया। मंगोल देखते का देखता रह गया। थांग पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। उसे गिरता देखकर दूसरा मंगोल आगे बढ़ा और उसने चीनी लड़की को काबू कर लिया। वो ये समझा कि मंगोल को कोई तीर लगा है। दूसरे डाकू ने रस्सी निकालकर चीनी लड़की को जकड़कर एक दरख्त से बांध दिया और खुद बाकी डाकुओं के साथ तलवार निकालकर हवा में चलाने लगा। किसी मंगोल डाकू को समझ नहीं आ रहा था कि ये तीर किधर से आ रहे हैं। मारिया ताक कर निशाने बांध रही थी। उसका कोई भी तीर खता नहीं जा रहा था क्योंकि वो बहुत करीब आकर निशाना लगाती थी। वहां तमाम खैमों में भगदड़ मच गई। नाग ने दूसरे मंगोल को भी हलाक कर दिया। किसी में समझ में नहीं आ रहा था कि मंगोल कज़ाकों को बड़ी खामोशी के साथ कौन कत्ल पर कत्ल कर रहा है। मारिया की अब यह कोशिश थी कि किसी तरह से वो थांग को उठाकर अपने साथ घोड़े पर सवार कर ले, क्योंकि ऐसा करने से थांग उसके साथ ही गायब होकर दूसरों की नजरों से ओझल हो जाती। मगर वहां करीब कोई घोड़ा नहीं था। मारिया वहां से निकलकर एक तरफ जाने लगी तो उसने नाग को देखा। एक डाकू तलवार लिए उसके पीछे उसे हलाक करने के लिए भाग रहा था। नाग की जान खतरे में थी। मारिया भागकर उस तरफ गई। उसने जमीन पर से गिरा हुआ एक नेजा उठाया और पीछे से डाकू की कमर में घोंप दिया। डाकू मुंह के बल गिर पड़ा। मारिया ने नाग को उठाकर अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया और बोली, मैं घोड़े की तलाश में हूं ताकि थांग को उस पर अपने साथ सवार करके यहाँ से निकल जाऊं। जरा फासले पर एक घोड़ा बंधा हुआ था। मारिया लपक कर उस घोड़े के पास आई और उस पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती हुई उस दरख्त के पास आई जहाँ उसने अपना घोड़ा बांधा था। अपना घोड़ा बदल कर वो चीनी लड़की की तरफ गई। चीनी लड़की को दो मंगोल घसीटते हुए खेमे की तरफ ले जा रहे थे। मारिया ने आगे बढ़कर एक मंगोल डाकू के सर पर तलवार का दस्ता मारा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरे ने पलट कर देखा तो मारिया ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया। डाकू का कंधा लटक गया और उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मारिया ने थांग का हाथ अपने हाथ में ले लिया। थांग, मेरे घोड़े पर आ जाओ। थांग लपक कर मारिया के घोड़े पर सवार हुई। इसके साथ ही वो गायब हो गई। डाकू हैरान खड़े थे, एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि अभी वहां चीनी लड़की खड़ी थी, वो कहाँ गुम हो गई। मारिया, नाग और चीनी लड़की थांग को लेकर झील की तरफ आ गई। अंबर उसी झील किनारे एक जगह झाड़ियों में छुपकर बैठा हुआ था। कैलाश भी उसके साथ आकर शामिल हो गया था। वो सारे झील किनारे जमा हो चुके थे। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।